हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। द केसरी नंदन एकेडमी में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बीएनएस में कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं या कौन कौन सी न्यू पनिशमेंट्स ऐड ऑन हुई हैं इसमें, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, इसके क्या काइंड्स हैं, इसकी क्या थ्योरीज हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट कि पनिशमेंट्स की क्या क्या थ्योरीज हैं। इसमें फर्स्ट थ्योरी है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, जिसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिशोधात्मक से जैसे आप प्रतिशोध वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि प्रतिशोध का मतलब होता है कि बदला लेना। आज जैसे हम पढ़ते हैं आँख के बदले आँख, इसने मेरी आँख फोड़ दी तो मैं भी इसकी आँख से ही बदला लूँगा, यानी कि आँख फोड़ कर ही बदला लूँगा। हाथ के बदले हाथ, मेरा हाथ तोड़ा है तो मैं भी हाथ ही तोड़ूंगा। इस तरीके का जो पनिशमेंट दिया जाता था वो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में आता था, यानी कि प्रतिशोध लेना, अपना बदला लेना। जैसा नुकसान मेरा हुआ है वैसा ही नुकसान दूसरे इंसान का भी होना। द आइडिया इज दैट द सेटिस्फेक्शन बाय द स्टेट दैट रॉन्ग्ड इंडिविजुअल्स डिजायर्स फॉर एवेंज्ड। ये जो आइडिया था प्रतिशोधात्मक सिद्धांत वाला, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी वाला, कि बदले की भावना मन में रखना, ठीक है। ये जो आइडिया था वो इंडिविजुअल्स की डिज़ायर को क्या करता था, एक इंडिविजुअल्स में बदला लेने की भावना को डेवलप करता था, और इसलिए इसको आगे चलकर रॉन्ग बताया गया, यानी कि गलत बताया गया। कि इस तरीके से आप कैसे मेज़र करेंगे कि आपने जो बदला लिया है वो इक्वल है या कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया। तो इसलिए इसको, इस थ्योरी को आगे रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया। नेक्स्ट थ्योरी इसमें आती है एक्सपायरेटरी थ्योरी, जिसे पिनाक थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि प्रायश्चित का सिद्धांत। इस थ्योरी में ये बताया गया कि प्रायश्चित के सिद्धांत को हम ऐसे कहते हैं कि किसी इंसान ने कोई गलती की तो उसको प्रायश्चित की अग्नि में जलाना, यानी कि उसके अंदर ये भावना पैदा करना, उसको इस तरीके का पनिशमेंट देना जिससे कि वो प्रायश्चित कर रहा है। जैसे सपोज किसी के बेटे का मर्डर कर दिया, अब वो बूढ़े माँ बाप थे, वो अंधे बूढ़े माँ बाप थे, उनका बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं था, तो वो उनकी सेवा करता है ताउम्र। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो प्रायश्चित कर रहा है अपनी गलती का। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज द थ्योरी ऑफ पिनाक। इट इज द काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और पिनाक for the misdeeds of a person. Manu says men who are guilty of crimes, who condemned by the king, become pure and go to heaven in the same way. इस थ्योरी में जो मनु है उन्होंने ये कहा था कि जो मैन क्राइम्स का दोषी है, यानी कि उसने अपराधों का दोषी है, अगर उसकी आलोचना, उसकी एक तरीके से निंदा की जाती है किंग के थ्रू, यानी कि किंग करता है, तो वो प्योर हो जाता है और वो ऐसे ही हेवन में जा सकता है जैसे एक नॉर्मल पर्सन जाता है। नेक्स्ट थ्योरी इसमें डिटरेंट थ्योरी आती है, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज टू डिटर द क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम इन द फ्यूचर। इसमें ये होता है कि किसी क्रिमिनल को, यानी कि कोई पर्सन है जिसने क्राइम किया है, उसको डिटरेंट किया जाता है, यानी कि उसको एक तरीके से डिटेन करके रखा जाता है, जिससे कि वो क्या फ्यूचर में कोई और क्राइम ना कर सके। और इससे एक सेट एन एग्जाम्पल दैट अदर्स ऑल्सो हु विल कमिट क्राइम विल बी पनिशेबल लाइकवाइज। और एक उसको इस तरीके का डिटेन करके या उसको ऐसा पनिशमेंट देकर एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि अगर इस तरीके का अपराध किसी और ने किया तो उसको भी सेम टाइप का पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी में ये आता है कि प्रिवेंशन एक्शन, आप जैसे जानते होंगे कि किसी गलत काम को होने से रोकना। द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक बाय प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। इसमें पब्लिक की प्रोटेक्शन की जाती है किसी क्राइम को। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी सिटी में या किसी मतलब किसी भी जगह पर कोई रैली निकल रही होती है या बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है, तो उसमें पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाती है। क्यों बढ़ा दी जाती है? पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि कोई क्राइम ना हो सके, कोई बम ना लगा जाए, लोगों में टेरर ना फैलाए। इस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन ऐसी जगहों पर बढ़ा दी जाती है जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, जैसे कि कुंभ का मेला होता है या कोई भी बहुत बड़ी रथ यात्रा निकल रही होती है, ठीक है, मुहर्रम का जुलूस होता है। इन सब चीज़ों में क्या कर दिया जाता है कि पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाती है, जिससे कि कोई कोई क्राइम ना हो जाए पब्लिक सेफ्टी को देखकर। नेक्स्ट आता है इसमें रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि
एक पर्सन को सुधारने की कोशिश की जाती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी नॉर्मली जुवेनाइल्स पर एप्लीकेबल होती है। जो जुवेनाइल्स होते हैं उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट कभी नहीं मिलता, उनको रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता है जिससे कि उनमें सुधार हो, वह एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने और जो उनकी अपराधों वाली भावना है ना, एक आपराधिक विचारधारा है, वो सब खत्म की जा सके, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। रिफॉर्मेटिव मीन्स द एफर्ट टू रिस्टोर अ मैन टू सोसाइटी एज अ बेटर एंड वाइजर मैन एज अ गुड सिटीजन। कि जो पर्सन होता है उसको सोसाइटी के लिए बेटर बनाया जाता है, वाइजर बनाया जाता है, एक गुड सिटीजन बनाया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि पनिशमेंट। बीएनएस का सेक्शन 4 जो है वो पनिशमेंट्स की बात करता है। अब इसमें कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं देखते हैं कि ए में है डेथ, बी में है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सी में है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, रिगरस और सिंपल। इम्प्रिजनमेंट दो तरीके का होता है, रिगरस भी होता है और सिंपल भी होता है। डी है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ई है फाइन और एफ है कम्युनिटी सर्विस। ये इसमें न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात करता है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि किसी को 10 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, लेकिन वो चाहता है कि उसका इम्प्रिजनमेंट थोड़ा कम हो जाए या उसके सेंटेंस को कम करना चाहना है, तो ये कम्यूटेशन कौन करेगा? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। और ये इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर की कंसेंट के बिना भी कर सकती है। कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ BNSS 2023। यानी कि इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफेंडर की कंसेंट के बिना उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है BNS के सेक्शन 474 को फॉलो करते हुए। इसका 6th सेक्शन यानी कि सेक्शन 6 ऑफ BNS बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट की। ये बात करता है कि अगर पनिशमेंट का फ्रैक्शन करना है तो वो कैसे, जैसे कि 10 साल का आधा करना है तो आप 10 का आधा कैसे करेंगे? 10 का आधा 5 हो जाएगा, यानी कि 10 ईयर्स का पनिशमेंट है तो उसका 5 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और उसका फ्रैक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी की लाइफ कितनी भी हो सकती है। अब उसको जेल हो गई, उसकी लाइफ 10 साल 15 साल 20 साल कितनी भी हो सकती है, ये तो कुछ फिक्स नहीं है ना किसी की लाइफ का। लेकिन जब BNS में या BNSS में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के फ्रैक्शन की बात आती है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितना माना जाता है? 20 ईयर्स माना जाता है। अगर हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन करना है तो हम 20 ईयर्स का फ्रैक्शन करेंगे। सेक्शन 8 है अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, किसी अक्यूज ने फाइन का डिफॉल्ट कर दिया तो उस पर क्या लाइबिलिटीज होंगी और उसके फाइन की क्या अमाउंट होगी। नो वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। इसमें ये बोला गया है कि BNS पे फाइन की कोई लिमिट नहीं बताई गई है कि फाइन कभी कहीं भी कितना भी लगाया जा सकता है। कोर्ट अपने जुडिक्शन के हिसाब से, अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से फाइन लगा सकती है, लेकिन वो जो फाइन होगा वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सेसिव से मतलब ये होता है कि आप एक रिक्शे वाले पर 1 करोड़ का फाइन लगा देंगे तो वो कैसे भर पाएगा? वो तो जिंदगी भर भी नहीं भर पाएगा। तो पर्सन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई पर्सन कितना फाइन भर सकता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस पर फाइन लगाया जाएगा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा। इसका 5th क्लॉज कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन और डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस अफेंस पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस। अगर हमने कम्युनिटी सर्विस का या फाइन का डिफॉल्ट कर दिया तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन में इम्प्रिजनमेंट मिलता है वो कैसा मिलता है? वो मिलता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब अगर हमने 5000 रुपीज़ तक का जो पनिशमेंट फाइन है उसका डिफॉल्ट कर दिया तो हमें मैक्सिमम 2 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट होगा।
फाइन नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये तक के फाइन का डिफॉल्ट किया है तो 4 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। लेकिन फाइन एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये से ऊपर कितना भी फाइन हो उसका हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो मैक्सिमम 1 ईयर का होगा। फिर 10,000 से ऊपर ये कितना भी हो सकता है, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी हो सकता है। अगर हमने उसका डिफ़ॉल्ट किया है तो हमें मैक्सिमम 1 ईयर का मिलेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन का जो भी इम्प्रिजनमेंट है वो मैक्सिमम 1 ईयर है, इससे ऊपर नहीं होगा। सेक्शन 9 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। ये कहते हैं कि अगर सेवरल ऑफेंसेस किए गए हैं तो उसमें पनिशमेंट की क्या लिमिट होगी। वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट्स इटसेल्फ एन ऑफेंस, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच ऑफ हिज ऑफेंस अनलेस इट इज बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। ये कहता है कि कोई अपराध जो ऐसे भागों से मिलकर बना है, यानी कि पार्ट्स में बना है और उसका हर एक पार्ट अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है, वहाँ जो ऑफेंडर होगा वो एक से अधिक, मतलब कि उसने कोई ऑफेंस ऐसा किया है कि वो बहुत सारे पार्ट्स को मिलकर बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हर एक पार्ट के लिए पनिश किया जाएगा। उन सबको मिला जुला कर जो पनिशमेंट बनेगा या तो उसका लिया जाएगा, या जिसकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी, जिसका पनिशमेंट कम होगा वो उसके लिए किया जाएगा। मतलब हर पार्ट के लिए उसको अलग अलग लायबल नहीं किया जाएगा, उन सारे पार्ट्स को मिलाकर जो एक बड़ा ऑफेंस बन रहा होगा उसको उसके वो पनिशमेंट दिया जाएगा। क्लोज टू इसका ये कहता है कि एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। कोई एक ऐसा ऑफेंस किया है जो 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेटली जो डिफाइन किया गया है, उन 2 अलग अलग डेफिनेशंस में आ रहा है, और एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड। और उस टाइम पर जो लॉ इन फोर्स है वो उसके द्वारा क्या है, डिफाइन भी है और पनिश भी है। सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वुड बाय इटसेल्फ देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस constitute when combined a different offense. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offenses. तो कोर्ट उसको एक सीवियर पनिशमेंट नहीं देगा, उन सबको मिलाकर जो पनिशमेंट बनेगा, जो एक नॉर्मल, जो एक बड़ा ऑफेंस बन रहा होगा उससे जो ऑफेंस निकल कर आ रहा होगा उसके लिए जो भी एक पनिशमेंट बन रहा होगा, कोर्ट अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, जो कोर्ट उस केस को ट्राई कर रही है उसके हिसाब से पनिशमेंट देगा। सेक्शन 10 बात करता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। यहाँ पर ये क्या है कि बहुत सारे अपराध हुए हैं और कोर्ट को ये डिटरमाइन करना, ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा ऑफेंस एक्चुअली में हुआ है। तो लोवेस्ट पनिशमेंट जो प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस के लिए, कोर्ट उस पनिशमेंट से उसको पनिश करेगी। 11th है इसमें सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है, जिसमें 3 मंथ से ऊपर का पनिशमेंट नहीं होगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं दिया जाता, 3 मंथ्स होल होता है। 1 मंथ का दिया जाएगा, नॉट एक्सीडिंग इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ। अगर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स को एक्सीड नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम 1 मंथ तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और अगर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में है तो 2 मंथ्स का दिया जा सकता है। और अगर इम्प्रिजनमेंट 1 साल यानी कि 1 ईयर के पनिशमेंट को एक्सीड कर रहा है तो उसको 3 मंथ्स तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। ये इसकी लास्ट लिमिट है, इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मैक्सिमम 14 डेज एट अ टाइम, इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। अगर उसका इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ्स को एक्सीड नहीं कर रहा है तो उसको 14 डेज एट अ टाइम, एक बार में उसको 14 डेज के लिए सॉलिटरी कन्फाइन किया जाएगा। मिनिमम सच पीरियड गैप, लेकिन इतना ही उसमें गैप भी रखना पड़ेगा। अगर उसको 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट हुआ है और उसमें उसको 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है तो उसको 14 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, फिर 14 डेज उसको बाहर रखा जाएगा, फिर दोबारा उसको 14 डेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। इस तरीके से उसका 1 मंथ पूरा किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 3 महीने तक के इम्प्रिजनमेंट के लिए बात है। अगर इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ को एक्सीड कर रहा है तो 7 डेज इन अ मंथ, यानी कि मंथ में एक बार सिर्फ 7 डेज के लिए उसको सॉलिटरी कन्फाइन किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। 3 मंथ्स वाले केस में 14 डेज एट अ टाइम और
एक्सीडिंग 3 मंथ्स 7 डेज इन 7 डेज इन एनी मंथ, यानी कि मंथ में सिर्फ 7 दिन के लिए किया जाएगा, फिर उसको बाहर रखा जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ उसको 7 डेज के लिए रखा जाएगा। इस तरह से उसका इम्प्रिजनमेंट पूरा किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।